न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात पिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कामों की जानकारी दी। आपको बता दें, उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पीएम से ये पहली मुलाकात है। इस दौरान सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप पीएम मोदी को सौंपा और बालाघाट क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियों को किस तरह बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पीएम मोदी से मुलाकात पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जनता ने बीजेपी को इतने बड़े बहुमत से जिताया तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी और प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास के लिए है। मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले, सिर्फ मध्य प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है, रेवेन्यू कम आया है, केंद्र से आने वाला रेवेन्यू भी कम हुआ है, तो वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। मैंने आग्रह किया कि कम से कम 1% और जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अगर लोन लेने की इजाजत मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू केंद्र के पास इतना भी नहीं है और राज्य के पास भी इतना नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई। मैंने आग्रह किया। उपचुनाव के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट है। जनता ने इतने बड़े बहुमत से जिताया है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो हमारी प्राथमिकता ध्यान में आती है और हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास को लेकर है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और कई जानकारियां उन्होंने पीएम के समक्ष रखी हैं। किस तरह देखें इस मुलाकात को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान की काफी महत्वपूर्ण बैठक आज ये हुई है। पहले से ये बैठक प्रस्तावित थी और जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पूरा रोड मैप मध्य प्रदेश को लेकर जो उन्होंने तैयार किया है और वो पूरा रोड मैप उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश को वो आगे ले जाना चाहते हैं, कौन कौन सेक्टर पर किस किस तरह का काम चल रहा है, अलग अलग सेक्टर है। कोरोना के चलते क्या कुछ जो एक विकास कार्य थे उसकी जो गति थी वो धीमी हुई, अब उसको कैसे पटरी पर आगे ले जाना है। तो पूरा एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है, अभियान है आत्मनिर्भर भारत, और उसी दिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरा रोड मैप तैयार किया है और इसका पूरा एक खाका रोड मैप का जो कुछ सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है सारा पीएम के सामने उन्होंने रखा। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि जिस तरह से किसान का आंदोलन है, आज भी दिल्ली के विज्ञान भवन में जिस तरह से बैठक हुई, हालांकि बैठक जो है बेनतीजा निकली, लेकिन पंजाब और हरियाणा से जिस तरह से ये किसानों का आंदोलन अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, चाहे हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जब शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात
पीएम के सामने रखी कि किस तरह से वो इस आंदोलन को रोकेंगे, किसानों को किस तरह से अवेयर करेंगे इस कृषि कानूनों के बारे में जो 3 बिल केंद्र सरकार लाई है। दूसरी तरफ कोरोना की ताजा स्थिति जो कुछ है, कोरोना को लेकर जो स्थिति है, और वही वैक्सीन को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार इसकी तैयारी कर रही है, और पीएम नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि पूरा एक मास्टर प्लान उन्होंने बना के रखा है। मध्य प्रदेश उसमें क्या चाहता है, या पहले जिस तरह से जो बात रखी थी और अब क्या स्थितियां हैं, तो मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ वैक्सीन का एक ड्राफ्ट होना चाहिए, एक मास्टर प्लान होना चाहिए, वो भी उन्होंने केंद्र सरकार यानी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो आज जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, खासतौर पर जिस तरह से निगम मंडलों में अभी नियुक्तियां होना है जी, और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सिंधिया समर्थकों को किस तरह से एडजस्ट करना है। तो पहले जिस तरह से खबर आई, ये भी निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं केंद्र भी पूरी तरीके से उन सिंधिया समर्थकों को, चाहे वो चुनाव हार गए हों या फिर चुनाव जीत के आए हों, अभी उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, एडजस्ट करने की पूरी तरीके से उनको मूड है कि उनको मंत्री बनाया जाए। निगम मंडल में काफी पद रिक्त पड़े हैं, उनको भी भरना है। संगठन में कैसे और संगठन को आगे ले जाना है, और आगामी जो चुनौतियां हैं सरकार के स्तर पर या पार्टी के स्तर पर, उसमें क्या कुछ है, तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर आज जेपी नड्डा से की बात की। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की निगम मंडल आयोगों में जगह पाने को आतुर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में 28 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेने रायपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री निवास में समन्वय समिति की बैठक हुई। दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा भी की गई, लेकिन कुछ नामों पर सहमति नहीं बन पाई और सूची एक बार फिर अटक गई। लेकिन पुनिया के बयान से कयासों का बाजार गर्म होता दिखाई दिया। दरअसल दिल्ली जाने से पहले पुनिया कह गए कि निगम मंडल आयोग में वरिष्ठ नेताओं को जगह दी जाएगी। वहीं निगम मंडल को लेकर मंगलवार को फिर मुख्यमंत्री निवास पर बैठक रखी गई। इसमें लंबी चर्चा की गई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया, निश्चित ही 2020 के अंतिम तक यानी कि दिसंबर के आखिर तक निगम मंडल की सूची जारी हो जाएगी और निगम मंडल की नियुक्तियां भी पूरी कर दी जाएंगी। इस पर बीजेपी ने तंज कसा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सचिन आनंद उपासने ने कहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा निगम आयोग में जो नियुक्तियां पिछले 2 सालों से टल रही, उससे कांग्रेस की गुटबाजी खुलेआम झलक रही है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के पदाधिकारी, हम लोगों ने बैठा था और लंबी मैराथन बैठक ब्लॉक अध्यक्षों के बारे में हुई है और लगभग जो 306 जो संगठन के ब्लॉक हैं उसमें सहमति बनाने का प्रयास किया और हमें लगता है हाईकमान के पास ये सूची हम भेजेंगे। जिला कार्यकारिणी के लिए भी अधिकतर जिलों की सहमति बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया और आने वाले दिनों में निगम मंडलों के लिए भी हम लोग बैठेंगे। तो प्रदेश सरकार के द्वारा निगम आयोग में जो नियुक्तियां पिछले 2 वर्ष से टल रही हैं, उसके अंदर कांग्रेस की गुटबाजी खुलेआम झलक रही है। जिस प्रकार से आज भी कांग्रेस के और दिग्गज नेताओं की बैठक निगम मंडलों की सूची को लेकर हो रही है, अंततः 2 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से निर्णय हुआ था, आज भी वही निर्णय होगा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सूची को दिल्ली भेजा जाए और दिल्ली में उसकी मुहर लगकर सूची फाइनल होगी। यही निर्णय आज भी होगा। जिस प्रकार से पहली 2 सूचियां जारी हुई, वो प्रभावशाली लोगों की सूचियां जारी हुई। आज भी कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो जमीनी रूप से 15 वर्षों तक झंडा हाथ में लेकर नारेबाजी करता रहा, गिरफ्तारी देता रहा, वह कार्यकर्ता आज भी ठगा हुआ है। और इस खबर पर बात करेंगे निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, मंडल नियुक्तियों को लेकर लगातार कयास जारी हैं और अटकलों का बाजार भी लगातार गर्म है और ऐसे में बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा साबित होती दिखाई दे रही हैं। पीसीसी चीफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि साल के अंत यानी कि दिसंबर के आखिर तक सूची जारी कर दी जाएगी, तो वहीं विपक्ष भी इसे लेकर तंज कसता दिखाई दे रहा है। क्या कहें? बिल्कुल, निगम मंडल की अगर बात की जाए तो निगम मंडल की सूची जो है, दूसरी सूची, वो एक बहुत बड़ा सवाल बनी हुई कि लगातार ये निगम मंडल की सूची को लेकर दूसरी बैठक थी। इसके पहले
पहले भी पीएल पुनिया जो है वो आए हुए थे और निगम मंडल को लेकर के बैठक ली गई थी, लेकिन निर्णय किसी तरह का नहीं निकला। उल्टा पीएल पुनिया ने ये कहा कि जो वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मेहनत की है, तो ऐसे लोगों को देखकर ही निगम मंडल की सूचियां जो है वो बनाई जाएंगी और ऐसे लोगों के नाम जो है निगम मंडल की सूचियों में शामिल किए जाएंगे। तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो लगभग 5 घंटे तक बैठक चली, बावजूद इसके एक बार फिर सूची को लेकर जो एक बात कही जाए तो वो साफ नहीं हुई है। अभी भी सूची अटकी पड़ी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी जानकारी दी। बैठक में मुख्य तौर पर संगठन को लेकर चर्चा की गई है, निगम मंडल की सूची को लेकर हालांकि पीसीसी चीफ का कहना है कि कोई खास उस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आगामी 2020 के अंतिम तक ये जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी और नियुक्तियां भी हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात भाजपा की करें तो भाजपा लगातार निगम मंडल की सूची को लेकर अब आरोप लगाते नजर आ रही है कि 2 साल के कार्यकाल के बाद भी अब तक कांग्रेस सरकार निगम मंडल की पूरी सूची जारी नहीं कर पाई है। और ये जो स्थिति है वो केवल जो मंत्रियों हैं और मंत्रियों के आपसी मतभेद को ये जो निर्णय है वो प्रदर्शित करता है कि अब तक निगम मंडल की सूची की जो दूसरी लिस्ट है वो अब तक जारी नहीं हो पाई है। फिलहाल निगम मंडल की नियुक्ति और उसकी सूची को लेकर अब तक के एक जो तलवार बोलते हैं वो बीच पर अटकी हुई है। निर्णय किसी तरह का नहीं हो पाया है क्योंकि लगातार कांग्रेसियों द्वारा या पीसीसी चीफ की बात करें या पीएल पुनिया की बात करें, यही कहा जा रहा है कि जो अंतिम निर्णय है वो हाईकमान ही लेगी। तो ये कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की बैठक में कुछ नाम पर अगर मुहर लगी होगी तो कल ही भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। तो अगर लिस्ट जो है फाइनल हुई होगी तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होंगे और उन सूचियों पर हाईकमान के निर्णय जो है वो साथ लेकर ही लौटे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी हाईकमान किन नामों को तरजीह देता है। लेकिन जिस तरह से पीएल पुनिया को लेकर बात करें निधि, तो एक बयान जिस तरह से वो देकर गए थे कि वरिष्ठ नेताओं को तरजीह दी जाएगी, तो ऐसे में कयास बढ़ गए और नाराजगी की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आने लगी। गुटबाजी का आरोप भी विपक्ष लगाता दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है अगर मुहर लगती है तो किस तरह के नामों को तरजीह दी जा सकती है इस लिस्ट में? जी बिल्कुल, अगर नामों की बात करें तो जो पीएल पुनिया है उन्होंने साफ ये कह दिया है कि अगर नामों की घोषणा की जाएगी तो उसमें ऐसे नाम शुमार होंगे जिन्होंने चुनाव के समय ज्यादा से ज्यादा कार्य किया है और ऐसे नाम उसमें देखे जाएंगे जो वरिष्ठ जन है जिनकी चुनाव में सहभागिता है, उन्हें हम इस बार सूची में शामिल करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो पहली सूची जारी होने के पश्चात भी कई लोगों में नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके दूसरी सूची को लेकर ये कहा गया था कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, जो वरिष्ठ जन जिन्होंने पिछले 10 साल से कांग्रेस में सेवाएं दी हैं, वैसे नाम को दूसरी सूची में जरूर शामिल किया जाएगा। तो इस वजह से अब ये आखिरी और दूसरी सूची होगी। तो इन सूची को लेकर के किस तरह के नाम जो है वो एक असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ जन है, उनको एक उत्सुकता से इंतजार है कि इस बार उनके नाम उसमें शुमार होते हैं कि नहीं। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बातें आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में धान खरीद शुरू हो चुकी है। इसे सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने खरीद केंद्रों पर कई इंतजाम किए। वहीं इस पर राजनीति भी बरकरार है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जोगी ने कहा, राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और किसानों के साथ अन्याय कर रही है। मंडियों में एक दिन में सिर्फ 10 से 12 किसानों को ही टोकन मिल रहा है और इस हिसाब से देखा जाए तो धान खरीद की प्रक्रिया में 6 महीने लग जाएंगे। यहाँ पर आज मात्र 13 किसानों का धान खरीदा जा रहा है। केवल 13 किसानों को टोकन दिया गया है। गोरेला जो दूसरी बड़ी समिति है, वहाँ मात्र 8 किसानों को टोकन दिया गया है। पूरे जिले में लगभग 15,000 किसान पंजीकृत हैं। इस गति में तो 2 महीने नहीं 6 महीने लग जाएंगे किसानों का धान खरीदने में। हमारी ये जो पेंड्रा समिति है, मैंने जानकारी ली, यहाँ का टारगेट है करीब 1.5 लाख बोरे धान खरीदने का टारगेट इस समिति का है। पर यहाँ पर अभी आज की तारीख में मात्र 13,992 बारदाने ही उपलब्ध हैं।
और इस खबर पर बात करेंगे। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पेंड्रा संवाददाता। अभिषेक, धान खरीद की शुरुआत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। किसानों को लेकर बात की जाए तो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हो। सरकार की तरफ से कई व्यवस्थाएं करने की बात भी निकलकर सामने आ रही, लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान विपक्ष लगाता दिखाई दे रहा है। अमित जोगी भी आरोप लगाते दिखाई दिए, सरकार पर क्या कहें? जी, आपको बताना चाहूंगा कि पेंड्रा धान उपार्जन केंद्र में आज अमित जोगी पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह की व्यवस्थाएं किसानों को मिल रही है, कि किसानों को मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्या हो। तो वहां उन्होंने जानकारी ली तो उसमें पता चला उन्हें कि 10 से 12 टोकन ही एक दिन में दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 महीने साल भर धान खरीदने में लग जाएगा। तो इस तरह की स्थिति में उनका बयान भी आया है। तो यही है मामला। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। किसान आंदोलन को लेकर वार पर पलटवार जारी है। विपक्षी सत्ता पक्ष पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष भी लगातार जवाब देता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर हर पल तस्वीर बदलती दिखाई देने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी दुनिया के सबसे कंफ्यूज नेता हैं, उनको कृषि कानून की जानकारी नहीं है। तिवारी ने कहा, कांग्रेस और विपक्षी दल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगना करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। आपको बता दें, मनोज तिवारी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सुल्तानपुर पहुंचे थे। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया, अमित शाह जी ने, कि 3 दिसंबर को हमारी सरकार बात करेगी। अब आप आइए, बात करिए। और अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश के लोगों का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो फिर तो ये वही बात हो गई ना जो कुछ दिन पहले शाहीन बाग में हो रहा था दिल्ली के। राहुल गांधी अगर इस दुनिया के सबसे कंफ्यूज्ड व्यक्ति में से अगर कंपटीशन हो तो राहुल गांधी उसमें आएंगे। रुक करेंगे की खबर का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। राधा मोहन ने कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर से विपक्षियों में हलचल है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विकास का प्रतीक बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान और मजबूती देखने को मिली है। आपको बता दें, लखनऊ पहुंचने पर प्रभारी सिंह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के पदाधिकारियों के साथ बैठक, कई स्तर की कल बैठकें हैं और आज तो चुनाव चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस चुनाव के बाद पहली बार बैठेंगे कल। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आए हैं और देश में भी कई चुनाव हुए हैं, उससे साबित हो चुका है कि पूरा देश आज भी मोदी जी के साथ खड़ा है। और जो हमारे विरोधी हैं, उनके जो खोखले वादे हैं, नारे हैं, उनको देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। और पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वास विकास का प्रतीक बना हुआ है। खबर पर बात करेंगे। राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ संवाददाता। राजू, 2014 को लेकर बात की जाए तो उस वक्त मोदी लहर की काफ़ी चर्चाएं थी और इस लहर का असर दिखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र में, और इसी मोदी लहर को लेकर आज भी चर्चाएं पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। क्या कहे से लेकर? देखिए कमर, सबसे पहले बात करें, आपने अच्छी बात की, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या पूरे भारत की बात करें तो मोदी का नाम लोगों के दिमागों में, जहन में गूंज गया है। पर यहाँ पर अगर विपक्ष की बात करें, जिस तरीके से देखा जाए, विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला करता रहा है। विपक्ष की लगातार बात करें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि किसानों की जिस तरीके से बुरी हालत है, अन्नदाताओं की, जो देश में कहीं नहीं है। जो देखा जाए प्रदेश की हालत जिस तरीके से जर्जर है, किसान भुखमरी की कगार पर है। किसान अपना न्याय मांगने के लिए किसान कानून अधिनियम के तहत वो 5 प्रांतों की बात करें, पंजाब के किसानों की बात करें या उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें या मध्य प्रदेश के किसानों की, 4 तरफ से दिल्ली को सीमाओं पर रोक दिया गया है। किसान 3-3 दिन हो गए झोंपड़ी डाल के रह रहे हैं और खाने पीने की उनके बाद व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, क्योंकि सरकार से वो एक टूक बात करना चाहते हैं और वो कहते हैं
कि मोदी जी से, अभी तक तो मोदी जी मन की बात करते थे, आज किसान उनसे मन की बात करने के लिए आया है। क्या मोदी जी के पास समय नहीं है? जिसको देखते हुए जिसका जिम्मा प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें और भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह को दिया गया, उधर तोमर की बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री की, उनको उनके साथ में रखा गया है। किसानों से किस तरीके से बात की जाए, किसानों की आय की बात की जाती, किसानों की दोगुना आय की बात की जाती, तो अखिलेश यादव ने कहा किसानों की दोगुना आय, किसानों को लाठी डंडों से मारा जा रहा है। जो अन्नदाता है, जो दुनिया को अन्न देता है, उसको कुछ लोगों के जिस तरीके से ट्वीट की बात करें, उन्होंने कहा कुछ ट्वीटर में कि किसानों के मुंह पे थूक देना चाहिए जो मसाला खाते हैं, पर जो लोगों ने जिस तरीके से किसान अन्नदाताओं के हित के लिए बात तो नहीं की, पर किसान जिस सभी को रोजी मतलब अन्न देता है और उनके मुंह पे अगर थूकेंगे तो जनता जाएगी कहाँ। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर देखा जाए आज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो उत्तर प्रदेश तिवारी हैं, राधा मोहन सिंह, वो लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचे। उनका स्वागत समारोह में प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा काफी कार्यकर्ता और मंत्री मौजूद थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और उसके बाद एयरपोर्ट से वो जब लौट के आए पार्टी कार्यालय में, तो उन्होंने राधा मोहन सिंह के स्वागत के बाद में एयरपोर्ट से निकलने पर मोहन सिंह बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हुए, जहां प्रदेश कार्यालय में आए और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में लेके उन्होंने हिस्सा। राधा मोहन सिंह का बयान पूरे देश में मोदी की लहर से विपक्षियों में हलचल, पूरे देश में बीजेपी विकास का प्रतीक बनी हुई है। पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व भारत की एक अलग पहचान और मजबूती देखने को मिली है, उन्होंने कहा। पर यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए, कमर खान उत्तर प्रदेश की बात करें या भारत के किसी भी राज्य की बात करें, किसानों की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, जो योगी सरकार ने यहाँ पर लागू हुई, या लव जिहाद को लेकर बात करें जिसपे मायावती भी लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रही है, योगी सरकार पर कर रही है और अखिलेश यादव लगातार करते चले आ रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश में विकास की बात करें, जिस तरीके से जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्र में वोट किया और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से जनता ने वोट दिया, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में विकास की कोई ऐसी धारा नहीं है जो देखने को मिली हो। सबसे पहले बात करें अगर पूर्व सरकार अखिलेश यादव की अगर बात करें यहाँ पर, तो उन्होंने देखिए 303 किलोमीटर का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया, उन्होंने मेट्रो यहाँ दी, उन्होंने महिलाओं को पेंशन 25 लाख महिलाओं को पेंशन देने से 55 लाख का वादा किया था। और अगर बात करें अखिलेश यादव के विकासों की, तो किसान छात्र बेरोजगारों को भत्ता दिया गया। कुल मिला के देखा जाए, यहाँ लखनऊ का सबसे बड़ा टर्मिनल जो बस स्टेशन है आलमबाग उन्होंने बनाया। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एम्स की बात करें, जिस तरीके से गोरखपुर में बना, वो अखिलेश यादव की देन थी। जितने भी काम है उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा किए गए थे। पर यहाँ पर जनता का जो मानना है और जानना है, जनता कहती है कि हमने पीएम नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से वोट दिया, उसको देखते हुए कोई विकास कार्य नहीं हुआ। किसानों की आय की दोगुनी की बात करते थे, आज किसान लाठी। लेकिन राजू जिस तरह से बात की जाए, अखिलेश यादव को लेकर बात करें, उनकी सरकार रही, विकास कार्य कितने हुए, ये भी एक सवाल बना हुआ, क्योंकि बीजेपी से लेकर भी मुद्दा बनाती दिखाई देती है। सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आई और ऐसे में मोदी लहर की बार बार बात कही जाती रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगर खासतौर से देखा जाए तो मोदी लहर का कितना असर देखने को मिलता है? कमर, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए उत्तर प्रदेश की जो लहर है, अगर जनता की माने या सूत्रों की माने, अगर अभी चुनाव करा दिए जाए 2022 की जगह 2020 में अगर चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की जनता किसके ऊपर किस तरीके से अपना रुख दिखाएगी, ये कहना अभी संभव नहीं है। पर कमर 2022 में उत्तर प्रदेश की दशा और दशा बदलने के लिए जनता जो अपना योगदान देगी वो वास्तविक ऐतिहासिक होगा और पूरे भारत बिल्कुल देखने वाली बात होगी। राजू के मोदी लहर का वाकई असर एक बार फिर जनता पर देखने को मिलेगा, या विपक्ष कुछ एक अलग रणनीति लेकर 2022 की तैयारियों में जुटता दिखाई देगा और इसकी क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, वाकई दिलचस्प और देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।